नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य विचार विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है और वर्णों का जो वो सार्थक समूह होता है तो वह शब्द कहलाता है। इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य की रचना होती है। तो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उससे वाक्य की रचना होती है, वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य से वक्ता या लेखक का पूरा आशय प्रकट होना चाहिए। सार्थक समूह का मतलब भी यही है कि जो वाक्य कहने वाला है या जो वाक्य लिखने वाला है उसका पूरा पूरा आशय यानी उसका पूरा अर्थ प्रकट हो जाए। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम भी होना चाहिए और इन शब्दों का जो क्रम है वो व्याकरण के नियमानुसार व्यवस्थित होना चाहिए, तो ही वह वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार अगर हम वाक्य की परिभाषा देखें तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिसका अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित भी हो और जिसका एक उपयुक्त अर्थ भी प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। अब आते हैं वाक्य के अंग क्या क्या होते हैं। तो मुख्य रूप से वाक्य के दो अंग बताए गए हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य का तात्पर्य है कि वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी जिसके संबंध में वाक्य में दिया गया है, अर्थ प्रकट हो रहा है जिसके लिए, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और सामान्य शब्दों में अगर हम देखें तो वाक्य में कर्ता ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। दूसरा आता है विधेय। कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है, ठीक है, तो कर्ता के लिए कहा जाता है वो तो उद्देश्य हो गया, और कर्ता से संबंधित जो भी कहा जाता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो एक उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण है हमारे पास, राम पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है। तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये जो प्रस्तुत वाक्य है इसमें राम करता है, इसलिए राम इस वाक्य का क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और पुस्तक पढ़ रहा है, ये जो वाक्य का दूसरा भाग है ये कर्ता राम के लिए कहा गया है, इसलिए पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। तो ये है वाक्य के हमारे अंग, उद्देश्य और विधेय। अब आते हैं हमारे पास वाक्य के भेद क्या क्या होते हैं। वाक्य के भेदों को अगर हम देखें तो इसका मुख्य रूप से सबसे पहला जो भेद है वो है रचना के अनुसार, यानी रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार बताए जाते हैं। और दूसरा इसका भेद होता है अर्थ के अनुसार वाक्य। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वाक्य दो भेदों में निर्मित होता है, रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार। सबसे पहले हम देखते हैं रचना के अनुसार जो कितने उपभेद किए जाते हैं। तो रचना के अनुसार वाक्य होते हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। ये हैं रचना के अनुसार वाक्यों के प्रकार। इसके बाद आता है अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला आता है विधानवाचक वाक्य, फिर है इच्छावाचक वाक्य, फिर है निषेधवाचक वाक्य, उसके बाद आता है संदेहवाचक वाक्य, फिर आता है संकेतवाचक वाक्य, फिर आता है प्रश्नवाचक वाक्य, फिर आता है विस्मयादिबोधक वाक्य और अंत में आता है आज्ञावाचक वाक्य। तो वाक्य के भेदों को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार। फिर रचना के अनुसार वाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित, संयुक्त। और अर्थ के अनुसार भी वाक्यों के 8 प्रकार किए जाते हैं, विधानवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक और आज्ञावाचक वाक्य। इन्हीं सब का अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले आता है अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार में सबसे पहला आता है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का बोध होता है वह विधानवाचक वाक्य होते हैं। यानी जिस वाक्य को पढ़ने मात्र से क्रिया के संपूर्ण होने का
ठीक है, क्रिया के होने का, यानी कार्य किया जा रहा है, कार्य हो रहा है, इसका बोध होता है, वह कहलाता है विधानवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण आपके सामने है, राधा पुस्तक पढ़ती है, तो इस वाक्य से कार्य हो रहा है पढ़ना, और किसके द्वारा किया जा रहा है, राधा के द्वारा। तो साधारण सी बात है, वाक्य को पढ़ते ही पता चल रहा है कि पढ़ने का कार्य हो रहा है, यानी क्रिया हो रही है, इसलिए ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी बात के न होने या किसी कार्य के न होने का बोध होता है, वह निषेधवाचक वाक्य होता है। कार्य नाम से पता चल रहा है निषेधवाचक, यानी ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने मात्र से ये पता चल जाए कि कार्य नहीं हो रहा है, तो वो होता है निषेधवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण है आपके सामने, राम खाना नहीं खाएगा। यहां क्रिया है खाना, सॉरी, क्रिया है खाएगा, यानी खाने को खाना। तो वाक्य से पता चल रहा है कि राम खाना नहीं खाएगा, तो क्रिया नहीं होगी, तो इसलिए ये क्या है, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्नात्मक भाव का बोध होता है या जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो वाक्य पढ़ने से ही सीधा सीधा पता चल रहा है कि वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, तो वे सभी वाक्य किस में आ जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में। नंबर 4 आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध होता है, वह आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। यानी जिन वाक्यों में या तो आज्ञा दी गई हो, अनुमति दी गई हो, उपदेश प्रदान किया गया हो या विनय किया गया हो, निवेदन किया गया हो, तो वो कहलाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। उदाहरण आपके सामने है, तुम यहां से चले जाओ, यहां आज्ञा दी गई है, और सीता अपना कमरा साफ करो। तो ये जो आज्ञार्थक वाक्य हैं, ये सब आज्ञावाचक वाक्यों में कहलाते हैं। अगला आता है नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य। शब्द से ही पता चल रहा है इच्छा। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, शुभकामना, आशीष, आशीर्वाद का बोध होता है, वह इच्छावाचक वाक्य होते हैं। यानी जिन वाक्यों से किसी भी वस्तु की या किसी की इच्छा की गई हो, किसी के लिए शुभकामना की गई हो, किसी को आशीष या आशीर्वाद दिया गया हो, वे वाक्य इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे। ठीक है। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के पूरा होने में संदेह या संभावना का बोध होता है, वह संदेहवाचक वाक्य होते हैं। हमने देखा था विधानवाचक जिसमें कार्य होता है और निषेधवाचक जिसमें कार्य नहीं होता। लेकिन ऐसे वाक्य जिसमें कार्य के पूरा होने में संदेह है, यानी कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, इसमें संदेह बना रहता है, एक असमंजस की स्थिति रहती है, तो ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाएगा। एक संभावना व्यक्त की गई है कि शायद कल मौसम ठीक हो जाए, तो इसमें वो ठीक हो भी सकता है और शायद नहीं भी हो, तो ये केवल संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। अगला आता है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संकेत या शर्त हो या एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता हो, वह संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। तो यहाँ अगर वर्षा न होगी तो फसल सूख जाएगी। इन दोनों ही बातों में एक बात से दूसरी बात निर्भर कर रही है, संकेत दिया जा रहा है, शर्त है, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य है। अगला आता है नंबर 8 विस्मय बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं, वह विस्मय बोधक वाक्य होते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें हर्ष ये भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विस्मय बोधक वाक्य है। तो ये थे सब अर्थ के अनुसार। अब आते हैं हमारे पास रचना के अनुसार। सबसे पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण आपके सामने है, राम हंसता है। राम उद्देश्य हो गया, हंसता है विधेय हो गया, और दोनों की संख्या भी एक एक है। इसी प्रकार बालक खेलता है, बालक उद्देश्य, खेलता है विधेय। तो एक उद्देश्य एक विधेय है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं।
नंबर 2, मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से हुई हो और जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। यानी एक से अधिक सरल वाक्य होने चाहिए जिसमें भी एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य हो, यानी उसके ऊपर निर्भर करता हो, तो वो वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। और इसमें वाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, ठीक है, जिनमें चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि आदि, ये शब्द समुच्चय बोधक शब्द है। उदाहरण आपके सामने है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। तो सबसे प्रधान वाक्य तो ये हो जाएगा कि जो कर्ता कर रहा है, इसमें दिया हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। ये एक सरल वाक्य है, तो ये प्रधान वाक्य है क्योंकि जो आगे का जो वाक्य है वो इस पर ही आश्रित है। और दूसरा जो इसका उपवाक्य है, हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, ये इसका आश्रित वाक्य है और इसको की से जोड़ा गया है समुच्चय बोधक शब्द से। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। तो यहां पर एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यहां पर मिश्रित वाक्य होता है। नंबर 3 आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य की रचना दो या अधिक सरल वाक्यों या मिश्रित वाक्यों से हो या दो या अधिक सरल या प्रधान उपवाक्य से हो और वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो, वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है कि जिस वाक्य की रचना दो या अधिक सरल वाक्यों से हो, ठीक है, ये हमने मिश्रित वाक्य भी देखा था, लेकिन यहाँ पर दो या अधिक मिश्रित वाक्य भी हो सकते हैं और साथ ही प्रधान उपवाक्य भी कई सारे हो सकते हैं। जो सभी प्रधान उपवाक्य होंगे इसमें आश्रित उपवाक्य नहीं होता है और वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं। और संयोजक शब्द आपके सामने हैं तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, ये सब क्या है? संयोजक शब्द है। तो उदाहरण आपके सामने है, मोहन बीमार था अतः विद्यालय नहीं आ सका। मोहन बीमार था, विद्यालय नहीं आ सका, ये दोनों ही प्रधान उपवाक्य हैं जिसे अतः इस संयोजक शब्द से जोड़ा गया है। तो ये है हमारे वाक्य विचार से संबंधित विषय। धन्यवाद।